हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। अब तक हमने कई सारी डायनेस्टी पढ़ी हैं, जैसा कि आपको पता है हमने मौर्य डायनेस्टी को कवर कर लिया, शुंग डायनेस्टी को कवर कर लिया और साथ के साथ में सातवाहन डायनेस्टी को भी कवर कर लिया। अब जो मेजर डायनेस्टी है इंडिया में वो है गुप्ता डायनेस्टी। तो आज से गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे और ये हमारा 12th लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206। ठीक है, तो आज हम गुप्ता डायनेस्टी का इंट्रोडक्शन लेंगे और थोड़ा सा अपना जो बुक में दे रखा है उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये गुप्ता डायनेस्टी एटलीस्ट 2-3 लेक्चर्स में आएगी और छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, ज़्यादा बड़े लेक्चर्स भी नहीं होंगे। सो डोंट वरी। सो शुरुआत करते हैं गुप्ता डायनेस्टी की। थोड़ा सा हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता है मैंने बताया था स्टार्टिंग, अगर वीडियोज आपने देखे हो तो उसमें जैसा कि आपको बताया था स्टार्टिंग में था महाजनपद पीरियड। और महाजनपद पीरियड में आपको पता है महाजनपद पीरियड में 16 महाजनपद हुआ करते थे और इन 16 महाजनपदों में भी सबसे पावरफुल महाजनपद निकल के आता है मगध। ठीक है, फिर मगध में आपको पता है एक डायनेस्टी स्टार्ट होती है, नंदा डायनेस्टी रूल करती है और नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था कौन? धनानंद। और धनानंद को हराकर आपको पता है मौर्य डायनेस्टी की स्थापना होती है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करते हैं विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य और चाणक्य की सहायता से। मौर्य डायनेस्टी सबसे पावरफुल डायनेस्टी है, जिन्होंने मतलब इंडिया को क्या किया, कंसोलिडेट किया। एक बहुत बड़े एरिया पर मौर्य डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, बहुत बड़े एम्पायर पर मौर्य डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। मौर्य डायनेस्टी में भी आपको पता है 3 महान रूलर्स हुए, चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद आए बिंदुसार और फिर अशोका। ये 3 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे। इनके बाद जो रूलर्स आए थे वो बहुत कमज़ोर थे, तो इसके बाद मौर्य डायनेस्टी का भी डिक्लाइन हुआ। फिर आपको पता है जैसे ही मौर्य डायनेस्टी डिक्लाइन हुई, मौर्य डायनेस्टी का आपको पता है लास्ट रूलर कौन थे? बृहद्रथ थे, जिसकी हत्या पुष्यमित्र ने करके शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी। फिर शुंग डायनेस्टी रूल करती है। फिर शुंग डायनेस्टी के बाद आपको पता है कण्व डायनेस्टी आती है। फिर कण्व डायनेस्टी के बाद सातवाहन डायनेस्टी आती है। तो मतलब मेजर जो सबसे बड़ी डायनेस्टी हुई थी अब तक थी मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के बाद जो पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई इंडिया में और फिर छोटे छोटे एरियाज में अलग अलग कई सारी डायनेस्टी पनपने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखें हम मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, मौर्य एम्पायर के अगर डिक्लाइन के बाद देखें तो साउथ इंडिया में एक पावरफुल डायनेस्टी निकल के आई थी सातवाहन डायनेस्टी, और नॉर्थ इंडिया में एक डायनेस्टी पावरफुल निकल के आई थी, वो थी कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, हालांकि कुषाण डायनेस्टी के बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बट इतना समझ लो कि मौर्य डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद साउथ इंडिया में जो मेजर पावरफुल डायनेस्टी है, डेक्कन वाले एरिया में जो डायनेस्टी निकल के आई थी वो थी सातवाहन डायनेस्टी, और नॉर्थ वाले एरिया में जो इमर्ज होकर डायनेस्टी आई थी वो थी कुषाण डायनेस्टी। ध्यान रखना, कुषाण रूलर्स ने सोने के सिक्के चलाए थे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि हु इशूड दी गोल्डन कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स को किसने इशू किया था? तो आपको बताना है कुषाण रूलर्स ने गोल्डन कॉइन्स को इशू किया था भारत में सबसे पहली बार। खैर, हम डिस्कस कर रहे हैं मौर्य डायनेस्टी की मौर्य डायनेस्टी के बाद की डायनेस्टी। तो आपको मैंने बताया अभी साउथ इंडिया में रूल कर रही थी सबसे पावरफुल डायनेस्टी सातवाहन डायनेस्टी, और नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी कुषाण डायनेस्टी। जैसे ही कुषाण वीक होते हैं, कुषाण के वीक होने के बाद फिर स्थापना होती है आपके गुप्ता डायनेस्टी की। ध्यान रखना, किसकी शुरुआत होती है? गुप्ता डायनेस्टी की। तो आपको इतना एक आइडिया होना चाहिए कि गुप्ता डायनेस्टी से पहले, गुप्ता एम्पायर से पहले कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी नॉर्थ इंडिया में, या मतलब जो सेंट्रल इंडिया में, वो रूल कर रही थी कुषाण डायनेस्टी। ऐसा कहते हैं कि ये जो गुप्ता रूलर्स थे ये कुषाणों के सामंत थे, फ्यूडेटरीज थे। ठीक है, ये उन्हीं के अंडर में काम करते थे। बाद में ये भी इंडिपेंडेंट हुए, इमर्ज हुए और धीरे धीरे इनका भी पावर बढ़ने लगा। अब अगर हम मेजरली बात करें, ध्यान रखना, अगर शुरुआत से लेकर हम 1206 एडी की बात करें, शुरू से लेकर 1206 एडी 06 एडी की बात करें, तो 2 ही डायनेस्टी सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। ध्यान रखना, एक तो थी मौर्यंस डायनेस्टी और दूसरी थी गुप्ता डायनेस्टी। इसके बाद में और इससे पहले सब छोटी छोटी डायनेस्टी थी। इसके बाद कोई भी या इससे पहले कोई भी इतनी बड़ी डायनेस्टी नहीं है जिसने इतने बड़े एरिया पर क्या किया हो, कंट्रोल किया हो। तो ध्यान रखना, फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 एडी इंडिया में 2 ही बहुत ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी हुई थी। एक तो मौर्य डायनेस्टी हुई थी जो हम पढ़ चुके हैं, और एक हुई गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम को गोल्डन पीरियड बोला जाता है इंडिया में। गुप्ता डायनेस्टी का जो टाइम था उसको इंडिया का गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर्स,
मोनूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फिर आपको पता है 1206 के बाद फिर दिल्ली सल्तनत आ जाती है, फिर इसके बाद मुग़ल एम्पायर आ जाता है, और फिर मुग़ल एम्पायर के बाद अंग्रेज आ जाते हैं, और फिर वो सारी चीज़ हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। पर इतना ध्यान रखो अभी कि इंडिया में अब तक 2 ही पावरफुल डायनेस्टी रूल की हैं, एक तो है मौर्यंस और दूसरे हैं गुप्ताज। तो गुप्ताज के बारे में आज हम देखेंगे, और अगर मौर्यंस के बारे में आपने नहीं देखा है तो हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस सम बेसिक्स। ध्यान रखना, मैं जो बेसिक्स बताता हूँ आपके लिए फॉर 10th क्लास के लिए, सिर्फ आपको जो उनको देखना है, समझना है, लिखना कुछ नहीं है। जो चीज़ है नोट्स, जो चीज़ आपको लिखनी है वो मैं बता दूंगा, कहाँ से आपको नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। और बाय द वे हमारे नोट्स आपको बताइए टेलीग्राम वाले चैनल पर सारे मैंने डाल रखे हैं, और अब जितने भी अपडेटेड नोट्स हैं मैं उनको अपडेट करके डाल भी रहा हूँ आपको। सो अभी बेसिक्स सिर्फ देख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ऑरेंज कलर का एरिया, इतने भूभाग पर, इतने वाले एरिया पर कौन रूल कर रहा है? इतने वाले एरिया पर रूल कर रहे हैं गुप्ता एम्पायर। और गुप्ता एम्पायर की एक चीज़ ध्यान रखना, इनकी भी कैपिटल जो हुआ करती थी वो थी पाटलिपुत्र। इनके मेजर सेंटर यही थे, मथुरा, प्रयाग, अयोध्या, पाटलिपुत्र, ये इनके कुछ मेजर सेंटर्स हुआ करते थे पावर के। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बड़े एरिया पर, हालांकि इनका एरिया जो है रूल करने का मौर्यराज के बराबर तो नहीं है, बट इतना समझ लो कि मौर्यराज के बाद बहुत बड़े एरिया पर रूल करने वाले सिर्फ कौन है? गुप्ताज है। और गुप्ताज से पहले कौन रूल कर रहा था? गुप्ताज से पहले रूल कर रहे थे कुषाण रूल कर रहे थे। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये भी आप देख सकते हो, यही भी गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंशन है, कितने बड़े एरिया में गुप्ता एम्पायर है। ठीक है, और मैंने बताया था गुप्ताज से पहले नीचे साउथ में कौन रूल कर रहे थे? सातवाहंस। और यहाँ पर भी देख सकते हो ये सारा एरिया गुप्ताज का ये। और यहाँ पे 3 कलर दिखा रखे हैं। 3 कलर का मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया है इसको समुद्रगुप्त ने मतलब एक्सटेंड किया था, इसको चंद्रगुप्त ने हासिल किया था, और जो ये गुजरात वाला एरिया दिखा रखा है इसको चंद्रगुप्त सेकंड ने कॉन्कर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है गुप्ता रूल। ठीक है, और इधर की साइड में ये पर्शिया और ये तिबेटियन चाइना वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है। गुप्ताज के नीचे कौन रूल कर रहे हैं? वाकाटकाज, ध्यान रखना वाकाटकाज। इधर हैं राष्ट्रकूटाज, कदम्ब, ये भी हैं, और इधर असम की तरफ कामरूप, इधर नेपाल, ये भी चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखनी है माइंड में। ठीक है, ये एक और मैप है गुप्ता एम्पायर का, यहाँ पर और देख सकते हैं हम शॉर्ट में, ये सारा की सारा एरिया किसका है? गुप्ता एम्पायर का है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बीच में बताऊंगा, ध्यान रखना, ये है हमारी पाटलिपुत्र। और नेपाल के एरिया में, नेपाल वाले एरिया में यहाँ पे एक जगह है लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी जगह ये अभी आएगी, मैं इसको बताऊंगा आपको लिच्छवी के बारे में, ये मेंशन होगा इसका। ठीक है, और ये गुप्ताज का ये साउथ वाला एरिया, गुप्ताज के साउथ में कौन रूल कर रहे थे? वाकाटकाज। ये गुप्ताज के एलाई थे, एलाई मतलब इनके संग में ही मतलब रूल कर रहे थे, मिलके इनके अंडर में रूल कर रहे थे। सो अब हम देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर के बारे में हमें जो जानकारी है वो कहाँ कहाँ से मिलती है। जस्ट फॉर बेसिक्स के लिए हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री के बारे में हर जगह हमें मतलब जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं वो जानकारी 2 सोर्स से मिलती है, आपको पता है। एक तो होते हैं लिटरेरी सोर्सेस और दूसरे होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिनके बारे में बेसिक्स में बता चुका हूँ। लिटरेरी सोर्सेज में बुक्स आती हैं, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। खैर, गुप्ताज के बारे में हमें जानकारी पुराणों से मिलती है, कई सारे पुराने, कालिदास ने कई सारी बुक्स लिखी हैं, कई सारी बुक्स के जो हैं उनसे भी पता चलता है। एक है विशाखा दत्त ने 2 बुक लिखी हैं, एक है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरी है मुद्रा राक्षस। तो ये मुद्रा राक्षस तो अपनी बुक में भी दे रखी है, तो आपको ध्यान पता होना चाहिए कि मुद्रा राक्षस बुक किसने लिखी है? विशाखा दत्त। एक बाणभट्ट की है हर्षचरिता, और एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति, एक चीज़ ध्यान रखना, प्रशस्ति बार बार आएगा। प्रशस्ति का मतलब है पहले किंग की प्रशंसा में कुछ लेख लिखे जाते थे, कुछ चीज़ें लिखी जाती थी किंग की बड़ाई में, और उनको कहाँ पर लिखवाते थे? किसी पत्थर पर या हार्ड सरफेस पर लिखवा दिया जाता था, उसको बोलते थे प्रशस्ति। तो 2 प्रशस्ति फेमस हैं, एक तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग जो कि इलाहाबाद को बोलते हैं, तो यहाँ की एक प्रशस्ति फेमस है। प्रशस्ति मतलब राजा की मतलब प्रशंसा में कुछ लिखा गया है। ठीक है, एक प्रशस्ति है आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, आपको पता है आयरन पिलर है जो लोहे का, मेहरौली में, दिल्ली में, वहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। और आपको पता भी होना चाहिए ये जो आयरन पिलर मेहरौली का, ये भी किसके टाइम पर बना था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर बना था। और इस पिलर की खासियत भी आपको पता होगी, आयरन पिलर जो है मेहरौली का, आज तक इस पर रस्ट नहीं लगी है, जंग नहीं लगी है, इतनी
शानदार टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ठीक है, आजकल के साइंटिस्ट भी मतलब आजकल हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते जो 1500 साल पहले 1500 ईयर्स अगो जो चीज़ बनाई गई थी। तो ठीक है, तो ये आयरन पिलर के बारे में पता होना चाहिए। रस्ट नहीं लगी आज तक, कोई भी जंग नहीं लगी, स्टिल इट इज़ शाइनिंग, अभी भी ऐसे ही चमक रहा है जैसा बना था। ओके, और थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देखें तो मैंने बताई दिया आपको इंट्रोडक्शन में। मौर्य एम्पायर के बाद आपको पता है नॉर्थ इंडिया में कुषाण रूल कर रहे थे। कुषाण रूलर्स के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान रखना। और साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे सातवाहनाज। तो यही दो पावरफुल एम्पायर निकल के आते हैं मौर्य एम्पायर के बाद। और ऐसा माना जाता है कि ये जो गुप्ता हैं ये किसके फ्यूडेटरीज थे, कुषाण के। कुषाण एम्पायर था, कुषाण एम्पायर के अंडर में काम करते थे, फ्यूडेटरीज थे, सामंत थे उनके। और वैसे इनके बारे में बताया जाता है। अगर हम उसकी बात करें, कास्ट सिस्टम की बात करें, तो आपको पता है कास्ट सिस्टम में चार प्रकार की वो आती हैं, वर्ण आते हैं। तो गुप्ताज को जनरली मतलब वैश्य माना जाता है। वैसे अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं, कोई इनको क्षत्रिय बताते हैं, कोई शूद्र बताते हैं, कोई जाट बताते हैं, पर ज़्यादातर जो लोग बताते हैं वो ध्यान रखना, वो क्या बताते हैं, वैश्य बताते हैं। ठीक है, जो तीसरे नंबर के थे वो सबसे ऊपर ब्राह्मण्स, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर आते थे शूद्र। तो ज़्यादातर जो लोग इनको वैश्य मानते हैं। ठीक है, और हिस्टोरियन गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज के नाम से भी मतलब फेमस है। गोल्डन एज मतलब स्वर्णिम काल के नाम से भी जाना जाता है किसको, गुप्ता एम्पायर को। एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, अभी हम बुक में जो दे रखा है वो शुरुआत नहीं करें, जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं गुप्ता रूलर्स के बारे में। कौन कौन से गुप्ता रूलर्स हैं उनके बारे में जस्ट एक ओवरव्यू। ठीक है, तो आपको पता है गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को बोला जाता है फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, ये हो रह गया इसमें, फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इन्होंने रूल किया था लगभग, अब कुछ डेट है, डेटों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको, बस एक आइडिया लगा लो कब से कब तक की बात है। तो श्रीगुप्त ने रूल किया था लगभग 240 से 280 के बीच में, और इनको आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है श्रीगुप्त को। फिर इनके बाद आते हैं घटोत्कच। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच, और घटोत्कच ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसका नाम था महाराजा। ठीक है, श्रीगुप्त को भी महाराजा के टाइटल से भी जानते थे, इनको महाराज बोलते थे। और इनको घटोत्कच को भी घटोत्कच ने भी एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसका नाम था महाराजा। इन्होंने रूल किया था 280 से 319 AD के बीच में। इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। इन्होंने रूल किया 319 या 319 से 335 इतने AD तक इन्होंने रूल किया। और इनको चंद्रगुप्त फर्स्ट को रियल फाउंडर बोलते हैं गुप्ता एम्पायर का, ये चीज़ ध्यान रखना। गुप्ता एम्पायर का अगर कोई पूछ ले कि वास्तविक फाउंडर कौन है, तो वास्तविक फाउंडर हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने तो श्रीगुप्त और घटोत्कच इन्होंने तो फाउंड तो किया, मगर ये अपने एम्पायर को ज़्यादा एक एरिया में एक्सटेंड नहीं कर पाए। तो इसका एक्सटेंशन जो किया, साम्राज्य का जो विस्तार किया, एम्पायर का जो विस्तार किया, वो किया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, इसलिए इनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इनके बेटे होते हैं ये घटोत्कच के बेटे होते हैं। देखो जल्दी जल्दी बोलने में कुछ चीज़ें गलत बोल जाती हैं, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं वीडियोज़ को एक चीज़ ध्यान रखना, मैं कभी भी वीडियोज़ को एडिट नहीं करता। एक बार बनाने के बाद, स्टार्ट करने के बाद फाइनली स्टॉप करता हूँ। बीच में कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, अगर कुछ गलती हो तो मैं मतलब आप बता दिया करो कमेंट में, मैं उनको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लूँगा। तो बोलते बोलते समय कई बार हो जाता है ऐसा। ठीक है, सो इट्स ओके। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट किसके पुत्र थे, ये थे घटोत्कच के, ध्यान रखना। और इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को स्टार्ट किया पहली बार। मैंने कॉइन्स के बारे में एक चीज़ और बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, जो कुषाण थे, कुषाण आज ने गोल्डन कॉइन्स चलाए थे, सिल्वर के कॉइन्स चलाए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी ने सिल्वर के कॉइन्स स्टार्ट किए थे, ध्यान रखना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, यहाँ पर मौर्य फिर बोल गया, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही, क्योंकि अब तक मौर्य ही पढ़ा है हमने, बार बार मौर्य आ रहा है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्ता एरा स्टार्ट किया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का कि हु स्टार्टेड द गुप्ता एरा, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्ता एरा को स्टार्ट किया था। और कब स्टार्ट किया, 390 से 320 के बीच में इसको स्टार्ट किया, किसको, गुप्ता एरा को। ठीक है, गुप्ता संवत भी कह सकते हो। अच्छा, फिर समुद्रगुप्त हैं, ये बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही महान रूलर हैं, यूँ समझ लो ग्रेट रूलर हैं। किसके, ये ग्रेटेस्ट रूलर समझ लो गुप्ता एम्पायर के। ठीक है, तो इन्होंने रूल किया 335 से 375 AD के बीच में। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के पुत्र थे। इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, मतलब ऐसा समझ लो जो मौर्य जो अपना गुप्ता एम्पायर है वो अपने पीक पर था। किसके समय पर, समुद्रगुप्त के समय पर ये अपने पीक पर था। तो समुद्रगुप्त ने अपने एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड किया, बहुत ही महान रूलर थे।
और ऐसा बताते हैं कि समुद्रगुप्त ने आज तक आज तक क्या मतलब अपने टाइम तक जब ये रूल कर रहे थे एक भी बैटल इन्होंने हारा नहीं, एक भी बैटल को इन्होंने लॉस्ट नहीं किया। सारे के सारे जितने भी बैटल लड़े हर बैटल को इन्होंने जीता। इसीलिए इनको कुछ लोग बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसलिए समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक भी बैटल को कभी भी अपने टाइम पर हारा नहीं था और कभी भी पराजित नहीं हुए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे, अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया। आर्ट एंड म्यूजिक में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा बड़े प्रेमी थे आर्ट और म्यूजिक के, इसलिए इनको लोग बाग कबीर आज भी बोलते थे। ठीक है, एक तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं एज वेल एज कबीर आज भी बोला जाता था। और इनके कुछ प्रमाण भी मिले हैं, कुछ सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए, हार्प बोलते हैं इंग्लिश में, बीड़ा बजाते हुए इनकी तस्वीरें मिली हैं, इनके पिक्चर मिले हैं। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त बहुत ही ज़्यादा प्रेमी थे किसके? आर्ट एंड म्यूजिक के। इनके बाद है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को ध्यान रखना विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ध्यान रखना क्या बोलते हैं इनको? विक्रमादित्य भी बोला जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को। इन्होंने रूल किया था 375 से 415 AD के बीच में, और इनके टाइम को गोल्डन पीरियड बोला जाता है। ध्यान रखना इनके टाइम को क्या बोला जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नंबर का और क्वेश्चन, जो चाइनीज एक व्यक्ति थे, चाइनीज पिलग्रिम या चाइनीज ट्रेवलर बोल सकते हो, जिनका नाम है फाइयान। तो फाइयान इनके समय पर आए थे। एक तो थे हेनस्यांग, हेनस्यांग आएंगे हर्ष के समय पर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हेनस्यांग एक चाइनीज पिलग्रिम और एक हैं फाइयान। तो फाइयान, इनको फाइयान बोलते हैं, ध्यान रखना फाइयान, फाइयान। ठीक है, कुछ भी लिख लो, फाइयान बोला जाता है हिंदी में, और वैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो। फाइयान जो थे ये चाइना के थे, और ये किसके समय पर आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। ठीक है, तो फाइयान के जो अकाउंट है उससे जानकारी मिलती है किसके बारे में? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। फिर इनके बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने रूल किया 415 से 455 AD के बीच में, 455 AD के बीच में रूल किया। और साथ ही साथ में ध्यान रखना, जो बिहार में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो स्थापना है वो किसके समय पर हुई थी? कुमारगुप्त फर्स्ट के समय पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इनके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त ने रूल किया 455 से लेकर 465 AD के बीच में। और इनके समय पर जो हूण थे, ये फॉरेन पावर्स हैं, तो फॉरेन पावर्स ने इनके समय पर अटैक किया हूणाज ने। तो पूछा जा सकता है, हिंदी में इनको बोलते हैं, ध्यान रखना, हूण, तो इंग्लिश में हूणाज थे। ठीक है, तो हूणों ने कब आक्रमण किया था? किसके टाइम पर आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त के टाइम पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त फर्स्ट। इसके बाद इनकी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, गुप्ता जो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे अब इनकी पावर डिक्लाइन होने लगती है, और फाइनली इनका अंत भी आ जाता है। ठीक है, इनके बाद फिर आते हैं विष्णुगुप्त। ये कुछ नहीं है, विष्णुगुप्त हैं, सिर्फ फर्स्ट कुछ नहीं है। तो विष्णुगुप्त आते हैं, तो विष्णुगुप्त ध्यान रखना लास्ट रूलर हैं किसके? गुप्ता डायनेस्टी के। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे विष्णुगुप्त। ये हमने एक ओवरव्यू लिया सभी गुप्ता रूलर्स के बारे में। आई होप ये हमें आगे काम आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे मेन चीज़ें हमने इनकी देख ही ली हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये है गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंशन। अब हम शुरुआत करते हैं, अपने बुक की शुरुआत करते हैं। जो बुक में चीज़ें दे रखी हैं उनको देखेंगे। ठीक है, 18 मिनट हो गई हैं, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज़ हमें काम आएगी। अगर हम चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम ये भी है, इसलिए हमें क्या है, थोड़ा अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लेते हैं तो फिर चीज़ें हमें अपने जो सिलेबस में दे रखी हैं बड़ी आसान सी लगती हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द गुप्ता डायनेस्टी। बाकी तो हमने स्टार्ट किया, सारी कुछ देख ही लिया है। तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देखें तो ध्यान रखना, गुप्ता डायनेस्टी का जो इमरजेंस है, या गुप्ता डायनेस्टी कब पावर में आती है? ये आती है जैसे ही कुषाण रूलर्स हैं, कुषाण रूलर्स का जैसे ही डिक्लाइन होता है, या कुषाण डायनेस्टी का जैसे ही डिक्लाइन होता है, या कुषाण डायनेस्टी जैसे ही एंड होती है, उसके बाद पावर में आती है गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, और इसके फाउंडर हैं गुप्ता डायनेस्टी के, वो हैं श्रीगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और गुप्ता डायनेस्टी ऐसा मानते हैं लगभग कब पावर में आई थी? एक्चुअल पावर में कब आई थी? ये आई थी 275 AD में। इससे पहले रूल चल रहा था पर इतना पावरफुल था नहीं, ऐसा बताते हैं। तो इनके गुप्ता डायनेस्टी के ये मेन रूलर्स हैं, जैसे श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। इनके बारे में हम देखेंगे। आज हमारा फोकस सिर्फ इन तीनों के बारे में होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे। समुद्रगुप्त क्या, फिर हम इन तीनों के जितने भी रूलर्स हैं दूसरे वाले लेक्चर में इन सभी रूलर्स के बारे में बता दूंगा। और फिर थर्ड वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी, इन सब सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे।
तो शुरुआत करते हैं। तो ध्यान रखना फाउंडर कौन है, श्रीगुप्त हैं। और श्रीगुप्त मैंने बता दिया, जो मतलब गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं। श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच आते हैं, और घटोत्कच आते हैं किसके बाद, श्रीगुप्त के बाद। और घटोत्कच को एक टाइटल मिला था जिसका नाम था महाराज। यही टाइटल, ध्यान रखना, यही टाइटल मिला था श्रीगुप्त को, और घटोत्कच को भी यही टाइटल मिला है। मगर जैसे ही चंद्रगुप्त फर्स्ट आएंगे तो इनको मिलता है महाराजाधिराज। ठीक है, इनके बाद है चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट घटोत्कच के बेटे हैं, ध्यान रखना, घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं। और फिर घटोत्कच के बाद ये रूलर बनते हैं, किसके रूलर बनते हैं, गुप्ता एम्पायर के रूलर बनते हैं। और इनको एक टाइटल मिलता है महाराजाधिराज। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट से पहले जो राजा थे उनको टाइटल था महाराज का, मगर चंद्रगुप्त फर्स्ट को मिलता है महाराजाधिराज। मतलब है इसका किंग्स ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। इसका मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। इनसे पहले जो राजा थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, उन्होंने अपने एम्पायर को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया, थोड़ा सा ही एम्पायर था, ज़्यादा नहीं था। मगर जैसे ही चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं तो ये अपने एम्पायर को बढ़ाते हैं। जब भी मैं एम्पायर बोलूँ तो समझ लो साम्राज्य जितने एरिया पे वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया, और इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए मैरिटल रिलेशंस भी बनाए, वैवाहिक संबंध भी बनाए। तो कहाँ पर वैवाहिक संबंध बनाए, इन्होंने अपनी शादी की नेपाल की प्रिंस थी लिच्छवी प्रिंस कुमार देवी से इन्होंने शादी की, नेपाल की थी ये। इनसे शादी करके उन्होंने क्या बनाए, मैरिटल रिलेशंस बनाए, और ऊपर वाले एरिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इन्हीं के टाइम पर ध्यान रखना, इन्होंने गुप्ता एरा को भी स्टार्ट किया। गुप्ता संवत या गुप्ता जो एरा है, गुप्ता एरा की शुरुआत भी किसने की थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी। कब की थी, 319 से 320 के समय पर गुप्ता एरा की शुरुआत की गई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त फर्स्ट को हम रियल क्या बोलते हैं, रियल फाउंडर बोलते हैं। किसका रियल फाउंडर बोला जाता है, गुप्ता एम्पायर का, क्योंकि इससे पहले मतलब इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी गुप्ता एम्पायर में जितनी प्रोग्रेस किसने की थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया था, इसलिए इनको गुप्ता एम्पायर का पहला ग्रेट किंग बोला जाता है। ठीक है, गुप्ता एम्पायर का पहला ग्रेट किंग है, क्योंकि इससे पहले के किंग इतने ज़्यादा ग्रेट नहीं थे। और इनके समय पर जो कैपिटल थी इनकी वो थी गुप्ताज की पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल। जितने भी रूलर्स हैं उनको भी मैं फिनिश कर दूंगा। और अब हम हिस्ट्री को मतलब ख़त्म करके ही मतलब सांस लेंगे। मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स अब हम हिस्ट्री पर फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड हिस्ट्री की आ रही है अब तक। और ध्यान रखना हमारे जितने भी नोट्स हैं मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, और कैसे आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप सर्च कर सकते हो हाउ टू डाउनलोड नोट्स लकी एजुकेशन, तो आपको ये वीडियो मिलेगी, वहाँ पर पता चल जाएगा कैसे आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं। ठीक है, तो टू द पॉइंट मैंने नोट्स अपडेट कर रखे हैं और टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप इनको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो, जो आप करना चाहो वो कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी का सेकंड लेक्चर, और ये हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 AD या CE। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री, और क्लास 10th की हिस्ट्री का पहले चैप्टर में ये हमारा 13th लेक्चर है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। और इस लेक्चर को देखने से पहले गुप्ता डायनेस्टी का जो पहला वाला लेक्चर है उसको जरूर देखें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त आपको पता है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो गुप्त डायनेस्टी के रूलर थे वो थे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्होंने मतलब बहुत सारे बैटल लड़े थे, बहुत सारे बैटल्स लड़े ही नहीं थे, बाकी सभी बैटल्स को जीता था। और ये एकमात्र ऐसे मतलब रूलर हैं जो आज तक मतलब अपने कैरियर में, जब तक ये मतलब रूल किया इन्होंने, ऐसा बताते हैं अपने कैरियर में एक भी बैटल इन्होंने हारा नहीं था। ऐसे महान राजा थे कौन, समुद्रगुप्त। तो इनके बारे में देखेंगे। इनकी एक पिक्चर बहुत फेमस है, आपको पता होगा। यह पिक्चर मतलब ये तस्वीर बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सी, बीड़ा बजाते हुए। इनके कई सारे जो सिक्के मिले हैं उन पर मतलब इनकी तस्वीर मिली है, जिसमें ये बीड़ा को बजा रहे हैं, बीड़ा जिसको हार भी बोलते हैं। ठीक है, तो बीड़ा बजाते हुए तस्वीर मिली है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो म्यूजिक के बहुत बड़े प्रेमी थे, म्यूजिक के लवर थे, आर्ट एंड म्यूजिक इन सबको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। ठीक है,
यहाँ इस मैप में आप देख सकते हो कि कितना एम्पायर समुद्रगुप्त ने ऐड किया था। ये जो ग्रीन टेरिटरी देख रहे हो, ये वाली जो टेरिटरी ग्रीन के नीचे, ये है एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट का एम्पायर है। और इसके बाद ये दूसरी जो टेरिटरी आपको मैं दूसरे कलर से बताता हूँ, ये वाली टेरिटरी यहाँ से ये देखो, ये वाली टेरिटरी, इसको ऐड किया किसने? समुद्रगुप्त ने अपने एम्पायर में, गुप्ता एम्पायर में ऐड किया। और इनके बाद जो थर्ड एक और मतलब एक्सटेंशन किया था वो चंद्रगुप्त सेकंड ने इतना सा एक्सटेंशन किया था। तो अगर आप देखो सबसे ज़्यादा जो एम्पायर का एक्सटेंशन किया है गुप्ता डायनेस्टी में, जो सबसे एम्पायर का एक्सटेंशन किया है, अपने एम्पायर को बढ़ाया है, अपने एम्पायर को विशाल किया है, आसपास के जगहों को अपने अंडर में लिया है, वो करने वाले सिर्फ कौन थे? समुद्रगुप्त। ध्यान रखना, गुप्ता डायनेस्टी के सबसे महान रूलर्स में से मतलब एक के कौन? समुद्रगुप्त। ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई पूछे कि गुप्त डायनेस्टी में अपने एम्पायर का, अपने साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किसने किया, तो अपने एम्पायर का सबसे ज़्यादा विस्तार को हम हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सटेंशन, सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन करने वाले राजा थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा हम एक बार और दोबारा से देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता रूलर्स किसके बाद आते हैं? गुप्ता डायनेस्टी से पहले कुषाण रूलर्स रूल कर रहे थे, फिर कुषाण रूलर्स जैसे ही कमज़ोर होते हैं तो गुप्ता डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। और गुप्ता डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो थे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच, और ये दोनों ही के दोनों महाराज का टाइटल अडोप्ट करके रखते थे। फिर उनके बाद आते हैं, आपको पता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है किसका? गुप्ता डायनेस्टी का। फिर हमने बताया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही गुप्ता संवत की स्टार्टिंग की थी, गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 AD में। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद अब जो सबसे महान शासक आते हैं वो हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, तो आज समुद्रगुप्त के बारे में ही जानेंगे, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्होंने रूल किया 335 से 375 AD के बीच में इन्होंने रूल किया था। ठीक है, तो ये मैप देख सकते हो, ये पूरा की पूरा ये गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंशन का मैप है। यहाँ पर कितने एम्पायर में गुप्ता डायनेस्टी फैली हुई थी। ठीक है, अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर को एक बार देखते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। ये एक बार में ये ओवरव्यू है। ठीक है, हालांकि पूरे राजा नहीं है, पर अपनी बुक में जो दे रखे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आपको पता है गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, सबसे पहले हैं श्रीगुप्त जो कि फाउंडर हैं गुप्ता डायनेस्टी के, फिर है घटोत्कच, इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, और आज हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद बच जाएंगे तीन, इन तीनों का एक कंबाइंड लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने कब से कब तक रूल किया? 335 से 380 CE। ठीक है, तो देखें आज से कितने साल पहले की बात है, तो आप क्या कर दो 2019 माइनस कर दो कितना? 380, आपको निकल के आ जाएगा कितने साल पहले की बात है। मतलब लगभग देखें तो 1600 ईयर्स एगो की बात है, 1600 साल पहले की बात है। तो समुद्रगुप्त के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो बुक में दे रखा है वही है, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, नहीं तो हमारे नोट्स टेलीग्राम पर डले हुए हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ये जो समुद्रगुप्त थे ये थे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे। ध्यान रखना, समुद्रगुप्त से पहले कौन थे? चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट के ही पुत्र सन थे कौन? समुद्रगुप्त। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट के ही बेटे थे कौन? समुद्रगुप्त। ये ज़्यादा बिलीव करते थे, ये किस चीज़ में बिलीव करते थे कि ये कॉन्करिंग एंड यूनिफाइंग द इंडिया, कि इंडिया में अपने आसपास की जगहों को जीतते जाओ और उनको अपने साम्राज्य में मिलाते जाओ। इस चीज़ में ये मानते थे, ऐसे इनके मतलब कुछ आदर्श थे। ठीक है, इनका मानना था कि अपने एम्पायर को एक्सटेंड करते जाओ और उसको यूनिफाई करते जाओ इंडिया को। ठीक है, भारत को। ही बिलीव्ड इन द इम्पीरियलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ही बिलीव इन द इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म एक वर्ड है जिसका मतलब होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद का मतलब है कि एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें कोई भी रूलर या जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने एम्पायर को क्या करता है? एक्सटेंड करता है। तो इम्पीरियलिस्टिक थिंकिंग जो होती है उसका मतलब ये है कि इम्पीरियलिस्टिक थिंकिंग वाले लोग अपने एम्पायर को एक्सटेंड करते चले आते हैं। जैसे आपने सुना होगा हिस्ट्री में हिटलर ने भी अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना स्टार्ट किया, अपने एरिया को एक्सटेंड करना स्टार्ट किया, कई सारे देशों पर अटैक किया, मिलाया। ठीक है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार सेकंड भी स्टार्ट हुआ था। तो इन द सेम मैनर यहाँ पर भी ये भी कैसे थे? इम्पीरियलिस्टिक थिंकिंग वाले राजा थे जो कि इम्पीरियलिज्म बिलीव करते थे। इम्पीरियलिज्म का मतलब है आज सपोज इनके पास इतनी सी टेरिटरी है,
फिर यहाँ की टेरिटरी को जीतना है, इसको जीतना है, इसको जीतना है, यहाँ भी जीतना है। अब मतलब अपने एम्पायर को लगातार क्या करते चले आना, बढ़ाते चले आना। ये वाली जो थिंकिंग होती है उसको बोलते हैं इम्पीरियलिस्टिक थिंकिंग। तो ये इम्पीरियलिज्म पर बिलीव करते थे, मतलब साम्राज्य को बढ़ाने में बिलीव करते थे। ही एक्सपेंडेड दी गुप्ता एम्पायर, इन्होंने गुप्ता एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। एक्सपेंड का मतलब विस्तार किया, ठीक है। इनकी जो विजय हैं, इनकी जो विक्ट्रीज हैं, उनके बारे में इनके एक कोर्ट पोइट थे, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ हरिसेन, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, कोर्ट पोइट कौन थे, तो आपको बताना हरिसेन उनके दरबारी कवि थे। तो हरिसेन ने क्या किया, इनकी जो विजय मतलब थी, इन्होंने जो विजय की थी जग आसपास के एरियाओं को जीता था, तो उनके बारे में जो जानकारी है वो कहाँ पर इंस्क्राइब की है, कहाँ पर डिस्क्राइब की है, वो इन्होंने डिस्क्राइब की इलाहाबाद प्रशस्ति। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था प्रशस्ति क्या होता है, किसी की प्रशंसा, ठीक है। तो इनकी प्रशंसा में जो मतलब लेख लिखे हैं वो कहाँ पर लिखे हुए हैं, इलाहाबाद में एक पिलर है जहाँ पर अशोका ने भी उस पर कुछ लिखवाया था, तो वहाँ पर इनकी सारी चीज़ें प्रशंसा लिखी हुई है। युद्धों में जो इन्होंने विजय प्राप्त की वो सारा वर्णन कहाँ पर लिखा हुआ है, इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा हुआ है। इलाहाबाद में एक पिलर है जिसको हम इलाहाबाद पिलर या फिर प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, दूसरा नाम है उसका प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है। तो वहाँ पर इनके दरबारी कवि हरिसेन ने इनकी विक्ट्रीज के बारे में वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है, ठीक है। एक अंग्रेज है वी.ए. स्मिथ। तो वी.ए. स्मिथ ने इनको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है कि हु कॉल्ड समुद्रगुप्त द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो आपको आंसर देना है कि वी.ए. स्मिथ। तो वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्यों कहा है भारत का नेपोलियन, हालांकि नेपोलियन तो बाद में आए, और आपको पता होना चाहिए कि नेपोलियन कहाँ के थे, नेपोलियन थे फ्रांस के, ठीक है, नेपोलियन थे फ्रांस के, ठीक है। और नेपोलियन तो आपको पता है युद्ध हार भी गया था, मगर समुद्रगुप्त एक भी युद्ध हारा नहीं। तो कुछ स्टूडेंट इसका विरोध भी करते हैं कि भैया नेपोलियन को समुद्रगुप्त बोलो फ्रांस का, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आप मतलब समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन बोलो। नेपोलियन तो बहुत समय बाद आया, इनसे हजारों साल बाद में आया था, ठीक है। फिर भी जो हिस्ट्री में लिखा हुआ वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को किसने कहा, वी.ए. स्मिथ ने। और नेपोलियन कहाँ का था, फ्रांस का राजा था, फ्रांस का रूलर था। वो भी बिलीव करता था अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने में थ्रू द कंक्वेस्ट, युद्ध के थ्रू। इनके द्वारा जो जीते गए एरिया थे उनको 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, 5 ग्रुपों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 द स्टेट्स ऑफ गंगा यमुना दोआब, मतलब वो स्टेट जो गंगा रिवर, ये सपोज गंगा और ये यमुना है, इनके बीच में जो आते हैं, गंगा और यमुना के बीच में, उनको बोलते हैं दोआब, ठीक है। तो दो रिवर के बीच में जो स्टेट थे वो इनके अंडर में थे, समुद्रगुप्त के अंडर में। स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय के स्टेट्स, ठीक है। बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ ईस्टर्न विंध्या रीजन, विंध्या माउंटेन है जो मध्य प्रदेश में होके जा रहा है, तो बॉर्डरिंग स्टेट विंध्या माउंटेन के बॉर्डरिंग स्टेट्स। ईस्टर्न डेक्यू, आपको पता है नीचे भारत का ये वाला एरिया, ये है डेक्कन प्लेट्यू, तो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट वाले एरिया किसके अंडर में आ गए थे, जीत लिए थे समुद्रगुप्त ने। और स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया के कुछ स्टेट भी इनके कंट्रोल में आ गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है इलाहाबाद का पिलर, जिस पर इनके कोर्ट पोइट हरिसेन ने इनकी विजयों के बारे में वर्णन कर रखा है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेवी भी थी, जिसके तहत उन्होंने विदेशियों से अच्छे रिलेशन बनाए थे, फॉरेन रिलेशंस इनके बहुत अच्छे थे, नेवी भी हुआ करती थी इनके पास, ठीक है। तो एज पर इलाहाबाद प्रशस्ति ही वाज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल, ऐसा मतलब इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा हुआ है। इलाहाबाद प्रशस्ति जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारे अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। इन प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त डिस्क्राइब हिमसेल्फ द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ श्रीगुप्त, ठीक है। तो अपने मतलब प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने अपने आप को ग्रेट ग्रैंडसन बोला है, किसका, श्रीगुप्त का, ठीक है। क्योंकि श्रीगुप्त के बाद कौन कौन आए थे, श्रीगुप्त के बाद आए थे घटोत्कच, फिर उसके बाद आए चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को ग्रेट ग्रैंडसन बोला है, किसका, श्रीगुप्त का, किसने, समुद्रगुप्त ने। और ये कहाँ लिखा हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त जो थे वो भगवान विष्णु के डिवोटी थे, भगवान विष्णु के मतलब भक्त थे, मगर वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब बाकी धर्मों से अगर नफरत करते हैं, उन्होंने सभी धर्मों को मतलब बराबर इम्पोर्टेंस दिया,
सेकुलर प्रिंसिपल वाले थे, सभी धर्मों का बराबर रेस्पेक्ट करते थे, ठीक है, किसी धर्म से ऐसे ज़्यादा चिढ़ते भी नहीं थे। पर भक्त किसके थे? भक्त थे भगवान विष्णु के, वो भक्त थे। और वो ही वॉज एक्सीलेंट इन फाइन आर्ट, आर्ट में बहुत ज़्यादा मतलब वो एक्सीलेंट थे, आर्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते थे, ठीक है, आर्ट मतलब कला। और ही वॉज एक्सीलेंट पोइट एंड म्यूजिशियन, वो एक बहुत बड़े कवि भी थे, शानदार कवि थे। एज वेल एज म्यूजिक में बिलीव करते थे, म्यूजिशियन भी थे। और म्यूजिशियन कैसे थे हमें पता भी चलता है, इनकी वीणा बजाते हुए क्या मिली है? सिक्के मिले हैं, सिक्कों पर इनके मतलब तस्वीर मिली है जिस पर ये क्या कर रहे हैं? वीणा बजा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि वो आर्ट एंड म्यूजिक के बहुत ज़्यादा लवर थे, आर्ट एंड म्यूजिक में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक है। किससे पता चला है? वीणा बजाते हुए जो फोटो मिले सिक्कों में, इनके टाइम पे जो कॉइन चलाए गए थे, कॉइन में इनके सिक्के मिले जिनमें ये क्या कर रहे हैं? वीणा बजा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हमारे समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में इतना ही। और जैसा कि मैंने बताया था, हर बार मैं बताता हूँ, हमारे जो लेक्चर्स के PDF हैं या फिर हमारे जो क्लास नोट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये प्रोसीजर है कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले मैं गुप्ता डायनेस्टी के 2 लेक्चर ला चुका हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206, और ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर ला चुका हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडेशन ले हुआ था। और आपको बताया था मैंने गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो श्रीगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे। फिर उनके बाद घटोत्कच आते हैं, घटोत्कच के बाद फिर आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। और मैंने बताया था चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है उनको रियल फाउंडर माना जाता है। किसका रियल फाउंडर माना जाता है? गुप्ता डायनेस्टी का रियल फाउंडर माना जाता है, जिन्होंने गुप्ता एरा की स्टार्टिंग की थी, या गुप्त संवत की स्टार्टिंग की थी 319 में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, जो कि बहुत महान रूलर। और समुद्रगुप्त को जैसा कि मैंने आपको बताया था भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त। और उनको कविराज भी कहा जाता है, बहुत ही आर्ट एंड कल्चर के प्रेमी थे। एज वेल एज गुप्ता डायनेस्टी का, गुप्ता रूल का या गुप्ता एम्पायर का सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन किया था, वो एक्सपेंशन भी किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ के साथ में कुमारगुप्त के बारे में डिस्कस करेंगे, और फाइनली स्कंदगुप्त के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के आज हम गुप्ता डायनेस्टी के सारे रूलर्स को हम फिनिश कर देंगे। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें गुप्ता डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार गुप्ता डायनेस्टी भी हमारी ओवर हो जाएगी। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, ये है गुप्ता डायनेस्टी का एरिया जहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी रूल करती थी। ये ऑरेंज कलर का आप देख सकते हो, ये सारा की सारा एरिया किसका है? गुप्ता रूलर्स का है, ठीक है। इस एरिया में कौन रूल करता था? गुप्ता रूलर्स रूल करते थे, ठीक है। यहाँ पर ये एरिया दिखा रखे हैं किस किस एम्परर ने कौन कौन से एरिया को एक्वायर किया था। ये वाला एरिया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक्वायर किया था, ये वाला एरिया चंद्रगुप्त सेकंड ने एक्वायर किया था, और ये पूरा एरिया किसने एक्वायर किया था? समुद्रगुप्त ने एक्वायर किया था, ठीक है। अपने एम्पायर को ऐसे करके बढ़ाया था, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, गुप्ता डायनेस्टी के सारे रूलर्स हैं। श्रीगुप्त फाउंडर हैं। किसके फाउंडर हैं? गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं। इसके बाद घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, और आज हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में। सो शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। द लीजेंड ऑफ किंग द गुप्ता डायनेस्टी विक्रमादित्य। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त सेकंड को एक दूसरा नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम से किस रूलर को जाना जाता है? अगर कोई पूछ ले तो आपको बताना चंद्रगुप्त, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, ये चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, ये किसके बेटे थे? ये समुद्रगुप्त के बेटे थे, ठीक है, समुद्रगुप्त के बेटे थे। और इनको देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता है। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त सेकंड को देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपना जो राज्य का एक्सपेंशन किया था, अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया था, वो किया था मैरिज अलाइंस और विक्ट्रीज के थ्रू। मैरिज अलाइंस का मतलब है इन्होंने जो आसपास के एरिया थे, आसपास के जो राजा थे, उनसे मैरिज अलाइंस किए थे, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। वैवाहिक संबंध का मतलब है मतलब उनके सपोज दूसरा राजा है तो उसकी बेटी से शादी कर ली, या फिर अपनी बेटी की या अपने परिवार में से किसी दूसरे राजा के यहाँ पर शादी करा दी। जैसा कि इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए थे नागवंश के साथ, कदम्ब वंश के साथ, और एक था वाकाटका वंश के साथ इन्होंने क्या बनाए थे? राजनीतिक वैवाहिक संबंध बनाए थे, जिससे क्या हुआ? आपस में
ये सब एक हो गए और इनकी पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना इन्होंने क्या किया था, अपनी बेटी की शादी कराई वाकाटका किंग रुद्रसेन, वाकाटका किंग रुद्रसेन से इन्होंने अपनी बेटी की शादी कराई और अपने एम्पायर को और ज़्यादा मोस्ट पावरफुल बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखना किस किंग से शादी कराई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बेटी की, वाकाटका किंग रुद्रसेन। इनकी डेथ के बाद प्रभावती यहाँ की रूलर बन जाती हैं, कहाँ की, इस वाले एरिया की जहाँ पे ये रूल कर रहे थे, मगध वाला रीजन था। इन्होंने अपने मतलब टेन्यूर में, अपने कार्यकाल में, जब ये मतलब एम्परर थे या राजा थे, उस समय इन्होंने युद्ध के थ्रू, विक्ट्रीज के थ्रू मालवा और गुजरात उसको अपने एम्पायर में मिला लिया था। ठीक है, और साथ के साथ में इन्होंने उज्जैन जो आज की डेट में मध्य प्रदेश में, उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था। ठीक है, और साथ के साथ में इन्होंने शक रूलर थे, शकों पर इन्होंने विक्ट्री हासिल की, शकों को इन्होंने हरा दिया, शकों को इन्होंने पराजित कर दिया, शकों को इन्होंने पराजित कर दिया, इसलिए इनको एक टाइटल दिया गया है जिसका टाइटल का नाम है विक्रमादित्य। ठीक है, शकों को हराने के उपलक्ष्य में इनको एक टाइटल मिला, उस टाइटल का नाम है विक्रमादित्य। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य के नाम से किस रूलर को जाना जाता है, तो आपको बताना है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ कराई, वाकाटका किंग रुद्रसेन के साथ कराई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगले हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, इनका पूरा नाम है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त रूलर बन जाते हैं, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने काम किया, या कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे, तो आपको बताना है कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। साथ के साथ में इन्होंने अपने एम्पायर को सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक स्प्रेड किया। तो आपको पता होना चाहिए सौराष्ट्र कहाँ है, सौराष्ट्र है गुजरात में, और बंगाल तो आपको पता ही है। ठीक है, तो सौराष्ट्र जब भी वर्ड आए तो ध्यान रखना कहाँ पर है, गुजरात में। तो 2-3 पॉइंट है बस। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे कुमारगुप्त, साथ के साथ में चंद्रगुप्त सेकंड के बाद ये रूलर बनते हैं, और अपने एम्पायर को कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया, सौराष्ट्र से बंगाल तक इन्होंने एक्सटेंड किया। और फिर लास्ट रूलर ने मतलब जो हम बुक में दे रखा है स्कंदगुप्त, इसके बाद फिर कोई रूलर नहीं है, मतलब पढ़ेंगे नहीं, ये महान रूलर हैं एक, जो अपनी बुक में दे रखे हैं। वैसे तो मतलब स्कंदगुप्त के बाद भी आते हैं कई राजा आते हैं, और जो लास्ट रूलर थे, बिल्कुल आप कहें कि लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वो थे विष्णुगुप्त। तो वो अपने बुक में दे नहीं रखा है, तो आप इतना ही ध्यान रखना, अपना जो 5 राजा 5 दे रखे हैं उनके बारे में ही डिस्कस करना है। तो स्कंदगुप्त ध्यान रखना, ये सबसे बड़े ना होकर भी, जनरली क्या होता था पहले, जो एल्डेस्ट सन होता था किसी भी राजा का, वो जनरली बनता था राजा, मगर ये एल्डेस्ट नहीं थे, बड़े नहीं थे, फिर भी ये क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जूनागढ़ रॉक एडिक्ट, जूनागढ़ का जो रॉक एडिक्ट है, जूनागढ़ का जो अभिलेख है, देखो ये है जूनागढ़ का अभिलेख, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है जूनागढ़ का अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। अभिलेख क्या होते थे, जो किसी पत्थर या हार्ड सरफेस पर लिखे हुए होते थे। तो ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, और यू मस्ट नो, तो जूनागढ़ कहाँ पे, ये भी गुजरात में, ध्यान रखना। ठीक है, तो जूनागढ़ के अभिलेख से हमें पता चलता है कि इन्होंने सुदर्शन लेक का रिनोवेशन करवाया, सुदर्शन लेक को रिनोवेट किया था। रिनोवेट का मतलब है उसको दोबारा से रिपेयरिंग करवाई, उसकी मतलब मरम्मत करवाई। तो ठीक है, ध्यान रखना। तो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रॉक एडिक्ट से या किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक का रिनोवेशन करवाया था। तो आपको बताना है जूनागढ़ रॉक एडिक्ट्स। यहाँ ऐसा पूछा जा सकता है कि किस गुप्ता रूलर ने सुदर्शन लेक का क्या करवाया था, रिनोवेशन करवाया, तब आपको आंसर देना है स्कंदगुप्त। ठीक है, अच्छा, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था मौर्यन रूलर्स ने बनवाया था, ध्यान रखना। तो मौर्यंस ने तो बनवाया था, उसके बाद कई सारे रूलर्स आए जिन्होंने इसका रिनोवेशन कराया। उनमें से एक थे हमारे स्कंदगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे स्कंदगुप्त। इन्होंने भी सुदर्शन लेक का क्या करवाया, रिनोवेशन करवाया। रिनोवेशन में अगेन बता रहा हूँ, मरम्मत करवाई। ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ये भी चीज़ हमें पता चलती है कि इन्होंने हूण मतलब बाहर के फॉरेन ये वो थे, फॉरेन ट्राइब थी, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अटैक किया था। तो इन्होंने हुणाज को सक्सेसफुली क्या किया, काउंटर किया। हुणाज को सक्सेसफुली काउंटर करने के साथ साथ उनको डिफीट भी किया। तो ये भी क्वेश्चन आप पता चल सकता है, यहाँ आ सकता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया। ये किससे पता चलता है, तो ये भी हमें पता चलता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है। ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये देख सकते हो। ये है हमारी सुदर्शन लेक, कहाँ पर है ये भी सौराष्ट्र में है, और सौराष्ट्र कहाँ पर है, गुजरात में, ध्यान रखना। तो इसको बनाया
गया था चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर थे किसके, मौर्य डायनेस्टी के, तो उनके ऑर्डर पर इसको बनवाया गया था। और इसका रिनोवेशन किसने किया था वो हमें पूछा जा सकता है। इसका रिनोवेशन करवाया था स्कंदगुप्त ने, ठीक है। और ये कहाँ से पता चलता है, हमें पता चलता है जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये सुदर्शन लेक है, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैं डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी दिला रहा हूँ, आपको सारी हिस्ट्री कंप्लीटली मैं करवाऊंगा। अब हिस्ट्री के अलावा मैं कुछ अभी डाल भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा ज़रूर है कि अभी थोड़े वीडियोस कम आ रहे हैं, बट डेफिनेटली मैं इसको स्पीड अप करूँगा। और दिवाली जैसी आएगी तो मैं दिवाली तुम्हारे ही नाम है, ध्यान रखना। दिवाली पे मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, घर भी नहीं जा रहा हूँ। दिवाली विल भी, ये जो आने वाली दिवाली है पूरी तरह से आपको मैं डेडिकेट कर दूंगा और कोशिश करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो आपको लाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको लाऊं। सो थैंक यू सो मच, हैव पेशेंस, कीप पेशेंस। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 CE। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर गुप्ता डायनेस्टी ने क्या क्या कल्चरल अचीवमेंट प्राप्त किए। कल्चरल अचीवमेंट का मतलब है इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ठीक है, लिटरेचर, इन सारे फील्ड में क्या क्या प्रोग्रेस करी। साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर सोसाइटी कैसी होती थी, समाज कैसा हुआ करता था, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो वेरी वेल, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम को ध्यान रखना, इसको हिस्ट्री में स्वर्ण काल बोला जाता है। स्वर्ण काल का मतलब है गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। अगर कोई पूछ ले कि गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री कौन सा है, तो आपको बताना है गुप्ता डायनेस्टी, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुई थी, लिटरेचर में जो प्रोग्रेस हुई थी, दैट वाज इनक्रेडिबल, ठीक है। इसलिए इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड, या फिर हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण काल बोलते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी ने क्या क्या कल्चरल अचीवमेंट किए, क्या क्या सांस्कृतिक इनकी उपलब्धियां रहीं, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने बताया गुप्ता डायनेस्टी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कल्चरल अचीवमेंट भारत की हिस्ट्री में। गुप्ता रूलर्स वो थे, ठीक है। गुप्ता रूल को मैंने बताया था, इस टाइम को बोलते हैं गोल्डन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री में इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर गुप्ता डायनेस्टी ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा महारत हासिल की थी। इनके समय पर बहुत सारी चीज़ों में प्रोग्रेस हुआ था, आर्किटेक्चर जैसे मंदिर बनाने की कला में, सिक्के बनाने की कला में, और साइंस में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, जैसे आपने सुना होगा मेहरौली का पिलर, जो कि दिल्ली में, जहाँ पर आज जिस पिलर में आज तक क्या नहीं लगी, जंग नहीं लगी, रस्ट रेजिस्टेंट। तो मतलब साइंस के मामले में बहुत ज़्यादा आगे थे, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे थे, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे थे, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे थे। इनके टाइम पर महान से महान संस्कृत के महान कवि रहे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके टाइम पर डेवलप हुई थी, इसीलिए इस पीरियड को हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड। गुप्ता रूलर्स जो थे वो वैदिक रिलीजन के फॉलोअर्स थे, वैदिक रिलीजन को मानते थे, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें बताया गया है कि जो गुप्ता डायनेस्टी के एक तो महान रूलर समुद्रगुप्त, जिनको कविराज भी बोलते हैं, ठीक है, या भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त हैं, इन दोनों ने ही अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था, ठीक है। और गुप्ता रूलर्स जो थे वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी सपोर्ट करते थे, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब कोई राजा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो क्या करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है, और यज्ञ में क्या करते हैं, घोड़े को छोड़ देते हैं, और घोड़ा जिस जिस टेरिटरी से जाएगा वो टेरिटरी उस राजा की हो जाएगी। अगर किसी ने घोड़े को रोकने की कोशिश की तो उसको फिर जो राजा यज्ञ करवा रहा है उससे युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर युद्ध नहीं लड़ा तो वो टेरिटरी उस राजा की हो जाएगी जो युद्ध करवा रहा है। तो ध्यान रखना, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने दोनों ही अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था, और साथ के साथ में इन्होंने किसको सपोर्ट किया था, बुद्ध धर्म और जैन धर्म को भी सपोर्ट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर एक चाइनीज ट्रेवलर आया था जिसका नाम था फाहियान ट्रेवलर, जो कहाँ के थे, चाइनीज के थे। इन्होंने इंडिया को विजिट किया, इंडिया में आए, तो पूछा जा सकता है चाइनीज ट्रेवलर फाहियान किसके समय पर आए थे, तो आपको बताना है गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर ये फाहियान ने इंडिया को विजिट किया था, ठीक है। तो उनके अनुसार गुप्ता रूलर्स गुप्ता रूल जो था, फाहियान बताते हैं अपने मतलब अकाउंट में बताते हैं कि गुप्ता के टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही एक्सीलेंट था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कुशल एडमिनिस्ट्रेशन था। जनरली ये वही चीज़ फॉलो कर रहे थे जो मॉडर्न्स फॉलो कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे, पर ज़्यादातर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था ऑलमोस्ट मॉडर्न्स की तरह था। मॉडर्न्स कौन से, वही जो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार,
अशोक, वही वाला सिस्टम फॉलो कर रहे थे। और फाहियान बताते हैं कि चंद्रगुप्त या फिर अपनी गुप्ता पीरियड में क्राइम बहुत रेयरली होते थे, क्राइम नहीं होते थे। इसका मतलब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था इसका मतलब बहुत ही परफेक्ट है। जब क्राइम नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि वहाँ की पुलिस प्रशासन या जो भी प्रशासन है बहुत शानदार है। प्लस इनके समय पर जो टैक्स का बर्डन होता था जनता पर, टैक्स का बर्डन भी बहुत कम था। तो जब सीधी सीधी बात है, जब टैक्स का बर्डन कम होगा तो जनता भी क्या होगी, जनता भी खुश होगी। इनके समय पर संस्कृत, गुप्ता टाइम के जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, गुप्ता रूल के समय पर संस्कृत जो भाषा थी वो गुप्ता रूलर्स की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अभी बाकी भाषा को ये ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे, मगर संस्कृत में इनका बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। साथ के साथ में बहुत बहुत महान महान का जो मतलब लोग रहे हैं, जैसे कालिदास, विशाखादत्त, अमर सिंह, ये सभी गुप्ता के टाइम पर प्रेजेंट थे। गुप्ता जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उस समय प्रेजेंट थे। जैसा कि आपको पता है कालिदास ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एक नंबर में, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे, तो आपको बताना है कालिदास। एज वेल एज इन्होंने एक एपिक भी लिखी थी जिसका नाम है रघुवंशम, ठीक है। तो रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम इन दोनों के कंपोजर थे कालिदास। और विशाखादत्त ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है विशाखादत्त। और एक थे हमारे अमर सिंह, ठीक है, तो अमर सिंह भी प्रेजेंट थे। साथ के साथ में ध्यान रखना महाभारत, यहाँ पे आगे चलते हैं, रामायण, महाभारत और मनु संहिता ये सभी की सभी गुप्ताज के टाइम पर ही लिखे गए थे, ठीक है। और ग्रेट मैथमेटिशियन, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, ब्रह्मगुप्त और बरामहिर, ये सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया। किस किस फील्ड में डेवलपमेंट किया, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में इन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये जो नाम ले रहा हूँ मैं, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बरामहिर, कालिदास, मुद्रा राक्षस, अमर सिंह, ये सब किसके समय की बात है, ये सब है गुप्ता डायनेस्टी के समय की बात है, ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम को कि इसी समय पर, डेसिमल सिस्टम जो पॉइंट वाला सिस्टम है इसको भी गुप्ता पीरियड में ही इन्वेंट किया गया था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो डेसिमल सिस्टम है इसको भी गुप्ता जी के टाइम पर ही खोजा गया था, जो कि बाद में यूरोप पहुंचा अरेबियंस के थ्रू। डेसिमल सिस्टम धीरे धीरे फिर कहाँ पहुंचता है, यूरोप पहुंचता है। और यूरोप ले जाने वाले कौन थे इसको, अरेबियंस थे, ठीक है। और गुप्ता डायनेस्टी का जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंग्स होती हैं, आर्किटेक्चर हो गई, पेंटिंग हो गई, मेटलर्जिकल साइंस है, इनके हमें टाइम टू टाइम वो मिले, हमें साक्ष्य मिले, एविडेंट मिले। कहाँ कहाँ से मिले, झांसी, कानपुर, अजंता केव्स, आयरन पिलर और दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ से इनको हमें इनके अवशेष मिले कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर क्या क्या आर्किटेक्चर हुआ था, किस प्रकार का आर्किटेक्चर था, किस टाइप्स की पेंटिंग चलती थी, किस प्रकार की मेटलर्जिकल साइंस थी। मेटलर्जिकल साइंस का मतलब है मेटल से संबंधित साइंस, ठीक है। तो एक चीज़ और है, इनकी 80 फीट का लंबा कॉपर का स्टैचू मिला है बुद्धा का नालंदा में, ठीक है। ये भी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का ये। साथ ही साथ में 7.5 फीट की, 7.5 फीट की एक कॉपर की स्टैचू भी मिली है बुद्धा की, वो मिली है सुल्तानगंज में। तो ध्यान रखना, 2 स्टैचूज के बारे में बता रखा है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी, बुक में दे रखी है। लगभग 80 फीट का एक ऊंचा कॉपर का स्टैचू मिला है बुद्धा का नालंदा में, और 7.5 फीट का एक कॉपर का स्टैचू बुद्धा का मिला है सुल्तानगंज में, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आयरन पिलर जो कि कहाँ पर है, मेहरौली में, वो भी कहाँ किसके टाइम पर बना था, ये भी बनाया गया था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर। और ये जो आयरन पिलर है इसकी खासियत है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी है, रस्ट रेजिस्टेंट है। तो सोच सकते हो गुप्ता डायनेस्टी कितनी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे थी। आज भी हम कोई लोहा वोहा लाते हैं तो उसमें देखो कुछ ही दिनों में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, मगर उस समय क्या टेक्नोलॉजी थी आप सोच सकते हो। आप लगभग एवरेज लगा लो 16 और 1700 ईयर्स एगो की मतलब बात है, लगभग कितने साल पहले, मतलब 1500 लगा लो, उतने साल पहले क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। अब दूसरा पार्ट है गुप्ताज के टाइम पर सोसाइटी किस प्रकार की हुआ करती थी। अभी तक तो हमने देखा था कल्चरल अचीवमेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट आ गया सोसाइटी इन द गुप्ता पीरियड। अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी गुप्ता डायनेस्टी में 4 भागों में बटी हुई थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स हुआ करते थे, उसके बाद क्षत्रिय हुआ करते थे, फिर वैश्य हुआ करते थे, और इसके बाद शूद्र हुआ करते थे, और इनसे भी लास्ट में हुआ करते थे अनटचेबल्स। तो इस प्रकार सोसाइटी क्या थी,
बटी हुई थी। इसमें आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक पर कौन है, ब्राह्मण्स हैं। ब्राह्मण्स इसमें सबसे हाईएस्ट रैंक पर होते थे, ठीक है। और इन सब का अलग अलग काम है, काम के आधार पर ये सोसाइटी डिवाइड कर रखी है। तो ब्राह्मण्स वर द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी। एंड ब्राह्मण्स का क्या क्या काम होता था, यज्ञ करवाना, चैरिटी, टीचिंग्स, ये सारे काम किसके होते थे, ब्राह्मण्स के होते थे, ठीक है। और देश की सुरक्षा करना, अपनी टेरिटरी की सुरक्षा करना, अपने किंगडम की सुरक्षा करना, ये काम हुआ करता था क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या काम करते थे, अपने प्रोटेक्ट करते थे अपने देश को, अपने राज्य को, अपनी टेरिटरी को, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। और जो वैश्य होते थे, इनका काम क्या होता था, अपने राज्य में ट्रेड एंड कॉमर्स वाली एक्टिविटीज को करना, ठीक है। तो इनका वैश्य का एक ही काम होता था, ट्रेड करना, कॉमर्स करना। इसके बाद थे शूद्राज। शूद्र कौन थे, ये सर्विस प्रोवाइडर्स थे। ये क्या करते थे, सोसाइटी के जो तीन ऊपर वाले वर्ण हैं, कौन से तीन ऊपर वाले वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको ये क्या कर देते थे, अपनी सर्विस देते थे, ठीक है। तो इन तीनों की सेवा करते थे कौन, शूद्राज। गुप्ता पीरियड में ध्यान रखना, ये सोसाइटी कितने भागों में डिवाइड थी, 4 भागों में डिवाइड थी, और चारों का हमने काम देख लिया सभी का, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर वुमेन्स जो होती थी, महिलाएं जो होती थी, उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी सोसाइटी में, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, रिलीजियस एक्टिविटी में वाइफ का प्रेजेंस हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा जरूरी था। मतलब जब भी कोई रिलीजियस एक्टिविटी चल रही है, मान लो कोई हवन चल रहा है या कुछ भी करवाया जा रहा है, तो उसमें हस्बैंड के साथ कौन होना जरूरी है, वाइफ होना बहुत जरूरी है, तभी वो काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वुमेन्स की पोजीशन गुप्ता टाइम पर बहुत ही बेटर हुआ करती थी, बहुत ही अच्छे कंडीशन में हुआ करती थी, ठीक है। वुमेन्स इस समय की बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हुआ करती थी, ठीक है, मतलब पढ़ी लिखी वुमेन्स हुआ करती थी। साथ ही साथ में पर्दा सिस्टम नहीं चलता था, व्हील सिस्टम का मतलब होता है पर्दा प्रथा इस समय नहीं चलती थी। इनके समय पर गुप्ता पीरियड में 8 प्रकार की मैरिज चलती थी, 8 प्रकार की मैरिज प्रेवलेंट थी। और साथ ही साथ में आपने सुना होगा स्वयंवर प्रथा, स्वयंवर सिस्टम जो होता है, भगवान श्री राम की भी शादी कैसे हुई थी, स्वयंवर से हुई थी। सीता माता ने का क्या लगाया गया था, स्वयंवर लगाया गया था, जिसमें वो अपना वर चुनने का उनको अधिकार रहता है, जो भी ज़्यादा उनको मतलब पसंद आता है किसी भी वर को वो चुन सकते हैं। तो स्वयंवर वाली प्रथा भी चलती थी किस समय पर, गुप्ताज के टाइम पर, ठीक है। इस समय कुछ कास्ट भी हुई थी, मिक्स कास्ट चलती थी। मिक्स कास्ट के मैं नाम बता देता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे मुद्रा, शक्ति, करण, अम्बास्था, पार्श्व, ये क्या थी, मिक्स्ड कास्ट थी जो गुप्ता पीरियड के टाइम पर चलती थी। इस समय कायस्थ सेक्शन भी हुआ करता था, कायस्थ सेक्शन हुआ करता था, जो कि बाद में कास्ट के रूप में इमर्ज होके आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है गुप्ता पीरियड के बारे में। और गुप्ता पीरियड में बताना है, ये गुप्ता पीरियड की सोसाइटी है, महिलाओं की कंडीशन बहुत अच्छी है, पर्दा प्रथा चलती नहीं थी, और रिलीजियस एक्टिविटी में महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी होता था। और चारों के आपको बता देना है, ठीक है। चारों की क्या चीज़ बतानी है आपको, कि जो 4 वर्ण हैं उनका एक एक का काम बताना है। साथ के साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन केस ऑफ नॉट हैविंग सन, वाइफ हैड राइट टू कंट्रोल द हस्बैंड प्रॉपर्टी। मतलब अगर किसी महिला के पुत्र नहीं है, अगर किसी महिला के पुत्र नहीं है, तो उस महिला को पूरा अधिकार है कि जो उसके पति की जो संपत्ति होगी वो पहले, सबसे पहले किसकी होगी, उस महिला की होगी। ऐसा नहीं कि वो पति की संपत्ति किसी को कोई और ले सकता है, तो ठीक है। अगर कोई बात नहीं, अगर बच्चा नहीं है किसी महिला के, तो पति की पूरी संपत्ति किसके नाम हो जाएगी, किसकी होगी, या पहला अधिकार किसका होगा, उस महिला का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो गुप्ता डायनेस्टी वो फिनिश हो गई है। अब हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, अब तो देखो जनरली छोटी छोटी डायनेस्टी, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ऑलमोस्ट एक एक दो डायनेस्टी में अब सारी डायनेस्टी खत्म हो जाएंगी। एक आध डायनेस्टी हो रहा है जो थोड़ी सी बड़ी होंगी, चोल डायनेस्टी जैसे, बाकी तो आई एम श्योर एक पीरियड की याद आ गई स्कूल की तरह, तो एक एक लेक्चर में ऑलमोस्ट हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिर भी हमारा टारगेट फिनिश करना नहीं हुआ, टारगेट ये होगा, कोशिश करेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर रख सकें चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।